18 जो कहता है ना detrimental the substantial detrimental clause provided in articles in section 18 the statement of Imran Khan is not substantially detrimental to the administration of justice nor scandalize the court rather it deficit the mildest form of a defamation. अगर किसी को समझने और किसी को सोचने की अल्लाह ताला सलाहियत अता करे कि वो सच समझे और सोचे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 8 माह के दौरान तकरीबन 53 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जो मेरे सोर्सेज के जरिए ने ये बताया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि पैमरा की जानिब से तकरीबन पिछले 7 से 8 साल में जब से बोल न्यूज़ पाकिस्तान में जिसका आगाज़ हुआ और एक बहुत बड़ा मीडिया में कि इनकलाब बर्पा करने की हमने कोशिश की, उसी दिन से ये बाकायदा कभी कदगने लगाई जा रही हैं, कभी केसेस बनाए जा रहे हैं, कभी बंदिश हो रही है, कभी केबल ऑपरेटर्स को हिरासत किया जा रहा है, कभी PTCL से, एयरटेल से, मुख्तलिफ जगहों से बंद कराने की कोशिश होती है। पैमरा नोटिस जारी करता है, लेकिन हम पहले भी शुक्रगुजार और सलाम पेश करते तो हमें पहले भी पाकिस्तान की अदालतों पर ही जो है वो भरोसा है और वहीं पर हम जा रहे हैं और वही एक फोरम है जहाँ से हमेशा बोल न्यूज़ के लिए जो है वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक ही आते रहे हैं, जिसका आज भी सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया। जो पैमरा की जानिब से 5 सितंबर को बंदिश की गई, बोल न्यूज़ को बंद किया गया, प्रेस रिलीज, फिर उसके बाद फैसला, उनको आज मुअत्तल कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें गैर आइनी, गैर कानूनी थी। और आज इसका कुछ देर पहले जो आप खबर भी देख रहे थे कि जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात है उसमें भी ये बातचीत हुई है। और अब मामला ये है कि ये बोल के बारे में हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात तो जारी कर दिए गए, फैसला हो गया है, 14 तक के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए पैमरा को, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अब बहाली दोबारा से करवाना एक और मुश्किल मामला है कि बकौल मुनीर नियाजी एक और दरिया का सामना था। मुनीर, मुझको मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, अब उसके लिए जो कोशिशें हैं वो अब की जा रही होती हैं। इससे पहले सवाल ये है कि पैमरा ने तो बंदिश की, उससे पहले जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो रहा होता था, मामूल के मुताबिक जैसे माजी में जलसे दिखाए जा रहे थे वैसे ही जलसे को दिखाने की कोशिश होती है। इस्लामाबाद से लेकर तो कराची तक मुख्तलिफ जगहों पर केबल पे भी बंद हो रही है और बाकी जगहों पर भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी बंद हो जाती हैं। अच्छा, हम इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अमीर अब्बास साहब होंगे, उनसे बात करते हैं। अमजद अली न्याजी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, आपका शुक्रिया। अज़हर साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। अब कोई एक अहकामात दे दिए गए एक अथॉरिटी की जानिब से कि जनाब बोल के चैनल्स को बंद कर दिया जाए, अब वो अथॉरिटी ने ये तमाम तर चीज़ें नहीं देखी हैं, क्या मामलात नहीं हुए कि अदालत में जैसे गई है पटिशन अदालत ने देखा है और उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। तो यहाँ तो फिर ये देखा है कि अथॉरिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है या फिर हुकूमत के अहकामात की वजह से उसको बंद कर दो, उसको खोल दो, उसको बंद कर दो, कोई आइन कानून यहाँ पैमरा में फिर नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़े अरसे से ये शो डाल रहा हूँ कि पैमरा हमारे यहाँ एक ऐसा इदारा है कि जिसका ना सर है ना पाँव है, और ये बुनियादी तौर पर सारी प्रोसीडिंग जितनी भी है ये बदनीति की बुनियाद पर मैक्सिमम प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें कुछ सिफारिशें हैं, जिसमें कोई और वजूहात है। मेरिट पे अगर काम करना हो तो मेरिट बड़ा कम है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। मैंने तो पैमरा को असूली तौर पर एक तरह से बंद करने के हवाले से मैंने पिटीशन दायर की हुई है कि जिसमें मैं साबित कर सकता हूं कि जहां काम करने थे, जहां पैमरा के अपने ऑर्डर थे, उस पर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। यानी मैं सबूत के तौर पर बता देता हूं, एब्सकॉन्डर्स जो हैं इश्तिहारी, इसहाक डार, नवाज शरीफ, ये पैमरा ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि एब्सकॉन्डर, लेकिन टीवी चैनल पे इसके इनके इंटरव्यू चल रहे हैं। शहबाज शरीफ को मामला था जब उन्हें कहा गया कि लंदन की कोर्टों से वो बाइज्जत बरी होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, हालांकि वो तो सिर्फ अकाउंट डीसीज करने की बात हुई थी। वो जब खबरें चली, जब पैमरा ने ऑर्डर दिए, लेकिन वो कुछ खास चहीते चैनल जो हैं अब माफ़ी मांगी आके कि जनाब हमसे माफ़ी होगी, तो मैंने कहा जुर्माना वगैरह मुझे कराने का शौक नहीं है, माफ़ी मांग ली उन्होंने, अपॉलॉजी चला दें।
वो आप अंदाजा लगाएं, ये सितंबर का मामला है और 1 साल पूरा हो गया है जहां ये काम करना हो। और ये बोल चैनल का देख ले भाई, ये बदनीति है ना, क्या ऐसी बात है? ठीक है, इमरान खान के अगर वो कवरेज दिखा रही हैं तो उसमें क्या गलत है? जुबान बंद कर दें आप, तो फिर सीधा सीधा कहें आ जाके साहब हम तो तमाम तर कवरेज जो है, जब मरियम साहिबा का जलसा होता है हम तो वो भी दिखा रहे हैं। वजीर आजम साहब सैलाब में हर जगह 10-10 15-15 मिनट के बाद दोबारा से वो आते हैं किसी जगह बात, हम वो दिखा रहे होते हैं। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, हम वो भी दिखा रहे हैं। सूबाई वज़रा जहाँ जिस सूबे में भी है, वो मीडिया तो वो चीज़ दिखा रहा है जो हो रहा है। अगर किसी जलसे में कोई 1 लाख बंदा मौजूद है, किसी जलसे में 2000 बंदा, दोनों है कि लोग देखना चाहते हैं तो मीडिया के जरिए वो देखना चाहते हैं, तो ये दिखा रहे हैं। वो सब चैनल्स भी दिखाते हैं, हम भी दिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ ये है कि अब हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह उन चीज़ों को दिखाया ना जाए। अच्छा, अमजद न्याजी साहब से मैं यहाँ पर बात करूँगा। शुक्रिया न्याजी साहब आपके वक्त का। ये सामने आपके कि किसी को दिखाया जाए, किसी को ना दिखाया जाए, अब पैमरा फैसला कर रहा है किसी के चैनल को चलने दिया जाए, किसी को बंद कर दिया जाए, और फिर यहाँ आज़ादी सहाफ़त और फिर वो कहते हैं ना आज़ादी इजहार राय, वो तो शायद इस मुल्क में अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तो लग रहा है कि गस्तापो जो जैसे जर्मनी में आपको याद होगा कि वो छा गई थी और वो उनको वो बात पसंद होती थी जो उनको अच्छी लगती थी और वो उनको नापसंद होती थी जो रियलिटी और हकीकत पे मबनी होती थी। और आपको याद होगा कि लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया गया। अब इनका बस नहीं चल रहा कि लाखों करोड़ों लोगों को मार दें। लेकिन आज कल इस जदीद जी न्याज़ साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, न्याज़ साहब से कि सूरत हाल जो है ना वो क्या है। अच्छा, मैं एक चीज़, एक तो बोल के नशियात के हवाले से मामलात हैं, हम शुक्रगुजार भी हैं वो तमाम लोगों के, पाकिस्तान के तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, जो लोग हमारे साथ मौजूद थे, सियासी लोगों के, और इजहार राय के हवाले से जो लोग बात करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर बोल का इन दिनों में साथ दिया है और हमेशा से वो साथ देते भी आए हैं। जी न्याज़ साहब, आपकी आवाज़ कट के दीजिए, फरमाइएगा। कि वो आज हर बंदे के हाथ में जो एंड्रॉइड हैं, जो फोन है, तो आप खुद सोचें कि आपकी ये पाबंदियां जो हैं वो किस काम की। कि आज लोगों ने, आपने देखा होगा कि कल मैं यूट्यूब पे देख रहा था बंद करने से, तो लाखों करोड़ों लोगों ने कल जलसा जो है वो बोल न्यूज पे भी देखा। तो आप खुद अंदाजा करें कि आपकी जो पाबंदियां हैं वो किस काम की। पाबंदी तो लोग जहाँ पे उनका ज़हन ना माने, आप जहाँ पे लोग खुद इनको आगे दे, जबरदस्ती आप इनको दिखला नहीं सकते, जबरदस्ती आप लोगों के दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकते। तो ये टीवी पे एक जमाना था जहाँ पे एक खबर भी जब वो, मुझे याद है BBC का जो है सारबीन चलता था तो वो लोग खुद के भी ट्रेनिंग आ जाया करती थी। अब तो हर बंदे के हाथ में वीडियो बनाएगा तो उसको सर्कुलेट करके तो वो मेरे ख्याल में अगले 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाम जगहों पे वो मैसेज चला जाएगा। तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं कि इमरान खान की तकरीरें हों, जब दूसरे चैनल जो पहले तो ये कहते हैं कि हम बड़े चैंपियन हैं आज़ादी राय के, तो आज इनकी चैंपियनशिप जो है वो कौम के सामने आश्कार हो चुकी है कि जाती एजेंडा या वेंडेटा हो तो इनको सब अच्छा लगता है। जहाँ पे कौम और कौम के मफाद में हो, कौम क्या कह रही है कि मुल्क एक सॉवरेन मुल्क होना चाहिए और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सिंपल बात है, रूल ऑफ लॉ को अगर इशू बना रहे हैं तो मेरी समझ से बालातर है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये तो हम शुक्रगुजार भी तमाम लोगों के हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये अहकामात जो दे दिए गए हैं सिंध हाई कोर्ट के, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। आगे मामला ये इमरान खान साहब का आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जवाब जमा करवाया है एडिशनल सेशन जज के हवाले से जो उनका बयान था उस पर बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, इमरान खान साहब ने बहरहाल जवाब जो है वो दोबारा से जमा करवाया। ये जवाब आप समझते हैं कि कोई तसल्ली बख्श, पिछले जवाब के हवाले से तो मोहलत दे दी अदालत ने, इस जवाब को कानूनी लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं बैसियत वकील? अब देखिए, मैं तो चूंकि पहले दिन से इस बात का कायल हूँ कि जो इमरान खान साहब की तरफ से अल्फाज की अदायगी हुई थी वो तज़हीक तो हो सकती है, वो तौहीन नहीं। तज़हीक से मुराद है शख्सी डेफर्मेशन जिसे कहते हैं,
और इस पे मैंने नेशन पे लेटेस्ट कॉलम आज छपा भी हुआ है, कल अखबार में भी छपा हुआ है वो कॉलम बाकायदा, कि जिसके अंदर मैंने ये चीजें सारी वजाहत के साथ बता दी थी और बैन अवी कानून मैंने साथ रखे थे और उसमें एक एक चीज मैंने जरा वाज़ेह तौर पर यहाँ सामने रखी थी। और मकसद क्या था इसका? मकसद सिर्फ बताने का ये है कि इमरान खान साहब की इंटेंशन या मोटिव तो बिल्कुल ये था ही नहीं। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो 20 अगस्त से पहले जब वकला के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला किया। और इमरान खान साहब ने लफ्ज़ वहां भी इस्तेमाल किए कि मैं छोड़ूंगा नहीं। वो छोड़ने से मुराद उनकी ये थी कि हर रेमेडी लेनी है, हमें यही इंस्ट्रक्शन थी कि हर रेमेडी लेनी है, मुख्तलिफ अदालतों में जाना है। कोई अजीजदारी हो, कोई किरबत का आदमी हो, आप एक पार्टी के लीडर हैं, आपके एक पार्टी के बंदे के साथ ज्यादती हो रही है तो क्या वो अपने एहसासात और जज्बात नहीं करेगा? और अगर इंटेंशन या मोटिव होता तो इस बात पे वो ठहरते, वो कह देते जलाओ गिराओ की बात करते, कमरे में ना बैठे हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं की। अगर तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को अगर आप देख लें आप बैठकर, तो वहां से आप लोगों को अंदाजा हो सकता है कि अगर कोई ऐसी बात होती तो सामने आती ना। वो सिर्फ खाली ऐसे अल्फाज की अदायगी जिसको आप ज्यादा से ज्यादा, यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कह सकते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आने थे। और मैं तो एक शेर पढ़ता होता हूँ इस मामले से, तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। मैं जरा अजराए मजाक इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। आप वकील हैं, आप भी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं अच्छा देखिए, ये जरूरी है जरा समझना जो बारीक बात को। इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत करता हूँ, और माजरत खाना रवैया उन्होंने लिया है, ये बड़ेपन का मुजाहरा है उनका। और चूंकि अदालत भी जरा क्लियर नहीं थी, अदालत ने इसलिए अदालती मुआविनीन 2 बुलाए, 3 अदालती मुआविनीन बुलाए, जिसमें मुनीर मलिक साहब एडवोकेट है, मखदूम अली खान साहब एडवोकेट है। और पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाने पे तो हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो सियासी जमातों की नुमाइंदा तंजीम है, उनको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अदालत के पास भी जो है ना वो स्पेस जो है वो थी। और सेक्शन 18 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का बड़ा क्लियर है कि जिसके अंदर बड़े अल्फाज अगर आप पढ़ लें, उन अल्फाज को आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा क्या वाकई वो इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। सेक्शन 18 जो देखे ना जी, वो बुनियादी तौर पर वो है क्या? सेक्शन 18 जो कहता है ना, detrimental the substantial detrimental clause provided in articles in section 18, the statement of Imran Khan is not substantially detrimental to the administration of justice nor scandalize the court, rather it deficit the mildest form of a defamation। ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक है। और अदालत को भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने माजरत खाना रवैया ले लिया और अदालत से कहा कि वो इसमें माफी के, यानी माजरत, यानी ये कंटेम्प्ट की माफी नहीं है, जो कि कंटेम्प्ट नहीं हुई है, डेफेमेशन हुई है। डेफेमेशन की माफी रख के उन्होंने रख दी है सामने, और अदालत से यही बात की है। और उम्मीद है कि कल प्रोसीडिंग होंगी, इमरान खान साहब भी मौजूद होंगे, बहुत सी बातें आपस में तफसीली बातें भी होंगी। अच्छा अजहर साहब, ये तो आप कानूनी लिहाज से बात कर रहे हैं, मैं नियाज़ साहब से बात करूंगा कि इस किस्म के अल्फाज जो है एक लीडर के लिए कि अगर वो बोले तो किसी की जो है वो तज़हीक हो या किसी के लिए तकलीफ़ दे हो तो होने चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमें एक बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, जहाँ पर इमरान खान जो है वो रवाना भी हो चुके हैं चिश्तियाँ के लिए। इसी पे इरफान अंजम हमारे नुमाइंदे चिश्तियाँ से मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते। इरफान, आगाह कीजिएगा किस तरह का माहौल है आज चिश्तियाँ में और कैसा पंडाल सजाया गया है PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल स्टेडियम चिश्तियाँ में। यहाँ पर पंडाल सजा दिया गया है। अगर स्टेज की बात की है, स्टेज को भी लाइटिंग से सजा दिया गया है। 80 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ा स्टेज सजा। हमारे साथ कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद और फैमिली भी मौजूद हैं। हमारी एक बहन बिहाड़ी से आई है, आइए हम उनसे बात कर रहे हैं, जो PTI ज़िले की सदर भी है, सैमा नूरीन साहब। जी सैमा नूरीन साहब, आप आइए इधर, आप खान साहब को कैसे वेलकम करेंगे? देखें, ये सारे हम लोग विद फैमिलीज आए हैं, बच्चे आए हैं, सारा जो चिश्तियाँ की अवाम है, मतलब एक समंदर उमड़ आए। और मेरा, मैं आपको बताऊं कि हम अपने आप का ये कहते हैं कि हम खान के एक दीदार के लिए हमें यहाँ पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं बिहाड़ी से आई हूँ और सिर्फ खान के दीदार के लिए, खान के साथ खड़े होने के लिए। और इन तमाम PDM के जो कचरा है, जो ये कूड़ कबाड़ है, इन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि
इस मुल्क का लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म के तौर पर, नेक्स्ट लीडर के तौर पर, कि वो इस मुल्क को लीड करे। और देखें, हम इस वक्त कहते हैं कि कायदे आज़म को लोगों ने पढ़ा है, लोगों ने सुना है, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान को हम देख रहे हैं। और मैं कहती हूँ हमारी आने वाली नस्लें इन चीज़ों की गवाही देंगे कि उनके बाओजदाद भी उस तहरीक में शामिल थे जो इमरान खान ने उस मर्द मुजाहिद ने शुरू की थी। और देखिए पूरी ये 14 पार्टियां जो हैं, ये जो कूड़ कबाड़ है, ये सब इकट्ठे हो गए एक उस मर्द मुजाहिद के खिलाफ। इसका मतलब उस शख्स में, उस इंसान में कोई ना कोई ऐसी बात तो है कि इन लोगों को उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और वो इन सब की मुखालफत में, मतलब इन सब से लड़ रहा है, इन सब चोरों से लड़ रहा है। चिश्तियां की सूरत हाल से मुतालिक हम मजीद भी इरफान आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, जलसे से मुतालिक भी मजीद लोगों से बात भी करते हैं। नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ साहब, इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, बड़े जलसे कर रहे हैं। अगर उनके अल्फाज किसी के लिए तज़हीक का बाइस बन रहे हों, किसी शख्सियत के लिए, किसी अदालत के लिए या किसी इदारे के लिए, तो खान साहब नहीं आप समझते कि उनको फिर तकरीर जो लाखों लोग सुन रहे हैं, उस मजमे में लाखों लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे उनके अल्फाज सुन रहे होते हैं, उनको बड़ा मोहतात होकर बोलना है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल चीज़ों को आप नहीं समझते खान साहब भी बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर बोल रहे हैं? नियाज़ साहब जी, अपना बात यह है कि खान साहब न कभी जिंदगी में उन्होंने किसी की तज़हीक की या न करने की कोशिश की है। खान साहब सच बोलते हैं और सच चूंकि कड़वा होता है, तो इसलिए हमें लगता है कि खान साहब जो है वो किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं। हालांकि उनका मकसूद दिल आज़ारी की बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना रवाज चल पड़ा है कि हम पॉपुलर बात सुनना चाहते हैं, एक जो सच्ची और जो राइट होती है ना, जो एक हक और सच की बात है, वो हम सुनने को तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वजाहत भी की है, हर एक चीज की वजाहत की है। अगर किसी को समझने और किसी को सोचने की अल्लाह ताला सलाहियत अता करे कि वो सच समझे और सोचे। बाकी अगर मीठी मीठी बातें करनी है तो मीठी मीठी बातें करके कोई फायदा नहीं होगा। कौम के सामने अगर आप हकायक के साथ नहीं आएंगे और आप मसाइल का जो के ऊपर आप नेक्स्टर जो जनी करते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ से जो बदबूदार मादा है ना वो जब बाहर आता है तो तभी वो जिस्म के अंदर सफाई होती है ना, उसके लिए ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन होता है तो तकलीफ भी होती है। तो यकीनन अगर कुछ लोग समझ के बगैर ऑपरेशन किए आप किसी को ठीक कर सकते हैं तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अगर इमरान खान एक चूंकि लीडर हैं और लीडर ने हकायक के साथ कौम के सामने चीजें ला दी होती हैं, तो इस वजह से लोगों को इमरान खान की, लोगों को नहीं माफिया को इमरान खान की बातें सख्त लगती हैं, कड़वी लगती हैं, या उनको महसूस होता है कि हमारी तहजीक हो गई है। सही, तो ये कड़वी बातें जो हैं वो उनको लग रहा है तहजीक हुई है, तौहीन हुई है, उनके खिलाफ हुई है। तो इसमें हज़रत सिद्दीक साहब वो जो कह रहे हैं, इमरान खान साहब खुद ही बार बार कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको नाअहल कर दिया जाए। खान साहब के जो खिलाफ केसेस या उनके खिलाफ जो मामलात हैं वो वाकई उनकी नाअहली के लिए ही पूरी प्लान हो रही हैं, और वो केसेस क्या उनको नाअहल करवा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो बातें अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, टाइमिंग अगर देखें तो ये बात इस तरफ तो किसी तरह सजेस्ट तो यही करती है कि टाइमिंग प्रोविडेंट फंडिंग और फॉरेन एडेड के हवाले से देखें, FIA इंक्वायरी कर रही है उसके अंदर, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तय मामला को देख रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट वाले मामले को भी देख रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन के पास तोशा खाना वाला मैटर भी है। तो ये 3-4 मैटर, और इन सब का जिस्ट या एक इशू एक ही है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को नाअहली की तरफ लेके जाएं। दूसरी तरफ आ जाएं, टेररिज्म का केस आ जाएं, टेररिज्म के केस में भी यही है कि किसी तरह से वो स्पीडी करा के खत्म करा के, हालांकि वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दूर दूर तक टेररिज्म बनती नहीं है, उसमें सजा दिलवाई जा सके। इसी तरह कंटेम्प्ट के अंदर भी होता नहीं जो कि अदालतों ने देख लिया, लेकिन एक इंप्रेशन तो ऐसा आ गया कि सारी चीजें एट ए टाइम इकट्ठी, वरना इस तरह के कई स्टेटमेंट हैं जो अननोटिस गए हुए हैं। फिर यही बात नहीं रुकती है, उनके अगेंस्ट 144 की दफात को तोड़ने के हवाले से वो मामले भी चल रहे हैं। कोशिश यही है कि इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने के लिए कोई ना कोई हीला बहाना ढूंढा जा रहा है।
लेकिन वो मुश्किल ये बन रही है कि एक तो आवाम खड़ी आ गई है, एक वाइब्रेंट मीडिया है, आप जैसे लोग इस बात को ना सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि मौका दे रहे हैं कि कौम के सामने असल हकायक भी सामने आ जाएं। तो लगता है मुश्किल है कि इतना आसान काम नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरा सके। लेकिन अभी फिलहाल वो इसी बात की आ रही है कि यहाँ कंस्पिरेसी एक हैच हो रही है और एक कोशिश और काबिश हो रही है इमरान खान साहब को गिराने की, लेकिन वो इनसे गिर नहीं पा रहा है। सही, ये बड़ा एक जो जाते जाते आपने एक लाइन बोल दी है हमारे लिए, आगे हम इसको मज़ीद बात करेंगे अगले आने वाले दिनों में प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीक साहब, आपके वक्त का माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, और अमजद नियाज़ को भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों में इस वक्त जो क्राइम सिचुएशन है वो अचानक बहुत ज़्यादा हो गई है, वो क्यों है उसके हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, कराची जैसा बड़ा शहर जहां पर भरपूर किस्म का बजट भी लगाया जा रहा होता है पुलिस पर, वहां पर मैं थोड़े से आपको फिगर बताने जा रहा हूं कि जो जराइम हुए हैं कराची में रवा साल में, जराइम पेशा अफराद के हाथों यरगमाल बना रहा है। सड़कों पर जराइम के 56,500 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 56,500 वाक़यात सड़कों पर रिपोर्ट हुए। डकैती मज़ामत पर 58 अफराद कत्ल कर दिए गए। घरों पर डकैती की 303 वारदातों का मामला हुआ है और शहर में 19,000 अफराद के मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। सिर्फ कराची शहर के फिगर हैं। 104 कारें छीनी गई हैं, 1,383 और चुरा ली गई हैं। ये तो छीनने के वाक़यात से, और तकरीबन 1300 से ज़ायद कारें चुराई गई हैं। 35,000 अफराद अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए, किसी की चोरी हो गई या किसी का गन पॉइंट पर वो ले लिया गया। और रवा माह के 7 जो रोज़ हैं उसी में अगर हम बात करें तो डकैती मज़ाहमत पर 10 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। आज के दिन तक ये अफसोसनाक सूरत हाल कराची में। आज कराची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ फिगर्स भी बताए हैं। मेरे ख्याल इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर काम की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत ही नहीं पेश आती है कि जब इस किस्म के जराइम के मामलात ना हो। बहुत लंबी चौड़ी तफसील भी उन्होंने बताई है कि इतने लोग पकड़े गए, ये चीज़ें हुई है, लेकिन जो हुआ है उससे मुतल्लिक अहम सवाल है कि होना चाहिए था। नदीम अहमद हमारे नुमाइंदे कराची से होंगे, उनसे कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। और लाहौर में भी एक तरफ तो जो जराइम का बढ़ता हुआ ग्राफ है वो, लेकिन लाहौर में जो सूरत हाल एक अलग चीज़ नज़र आई है वो है पंजाब भर में पुलिस मुकाबलों का, पूरे पंजाब में पुलिस मुकाबलों का जो इजाफा हुआ है उस पर हमारे साथ जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे लाहौर से होंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले नदीम से सूरत हाल जान लेते हैं। नदीम, ये बड़ा लंबा चौड़ा और बड़ा होशरुबा किस्म का फिगर है, क्या वजूहात हुई है? पुलिस सो रही थी, तैयार नहीं थी, जराइम पेशा अफराद ज़्यादा कराची में आ गए हैं, एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं, क्या वजूहात है कि इतना ज़्यादा ये फिगर आया है सिर्फ 8 माह में? जी, सबसे ज़्यादा बुनियादी बात यह है कि पुलिस की विल, यानी पुलिस की नीयत क्या है। पुलिस इन जराइम को रोकने के अंदर किसी तौर पर भी हमें जिसे कहना चाहिए कि एक विल के साथ और कमिटेड नजर नहीं आती। इन गुज़िश्ता 8 माह के ये जो आदाद शुमार आपने देखे हैं, इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग ये फिगर्स हैं। 8 माह के दौरान 58 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं और सिर्फ 7 रोज के दौरान 10 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर। और कराची पुलिस चीफ की जानिब से एक नई फोर्स बनाने का ऐलान जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया और सिर्फ लफाजी शामिल थी। एक नई शाहीन फोर्स के नाम से एक फोर्स का इजाफा तो कर दिया गया बजट के ऊपर। मुझे याद है पिछले साल भी आपने खबर दी थी कोई एक नई फोर्स बनाई जा रही थी, वो मोटरसाइकिल भी उसके दिखाए गए कि ये वो फोर्स फिर किधर गई है कि अब नई फोर्स एक और बनाने। जी हाँ, ये कोई पहली मरतबा इस तरह की कोई मोटरसाइकिल फोर्स नहीं तश्कील दी गई, बल्कि इससे पहले भी माजी में दर्जनों मौक़ों के ऊपर जो है वो पुलिस चीफ्स और आईजी साहिबान की जानिब से इस किस्म की फोर्सेस तश्कील दी जा चुकी हैं, मगर इन स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों के ऊपर काबू पाने के लिए पुलिस के पास कोई मौसर नहीं आती। पुलिस की जानिब से सिर्फ ज़बानी दावे किए जाते हैं कि शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो गुज़िश्ता 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं। इस हवाले से बजट भी मुख्तस किया जाता है, मगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं होने दिया जाता।
कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ताहाल सेफ सिटी प्रोजेक्ट अमली तौर के ऊपर शहर में नाफिजुल अमल नहीं हो सका है, तो ये अरबाब इख्तिदार बेहतर तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से हमें कहीं विल महसूस नहीं होती। अगर कन्विक्शन की बात की जाए कराची पुलिस चीफ से, तो वो आयमाइशाएं करने लगते हैं कि उनका कन्विक्शन रेट क्या है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उन्होंने गिरफ्तारियों की तादाद तो बताई, मगर कन्विक्शन रेट ने मुल्जिमान को अदालतों से सजा दिलाने में पुलिस कामयाब हो सकी है। तो इस हवाले से पुलिस के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। तो एक कमजोर केसेस के बाद जो सूरत हाल है वो तो हमारे सामने, बल्कि आप रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसे डकैत थे जो गिरफ्तार हुए, जमानत हुई, बाहर आ गए, आते फिर मामलात ये किए, इस किस्म की चीज़ें। नदीम हमारे साथ रहिएगा। पंजाब की सूरत हाल भी जान लेते, वहाँ बिल्कुल इससे यकसर चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आई हैं कि पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। सिर्फ जो पंजाब भर में रवां साल के 8 महीनों में 270 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें लाहौर में 8 माह में 53 पुलिस मुकाबले हुए। इसके बरक्स पिछले साल में लाहौर में जो है वो 15 पुलिस मुकाबले देखने में आए थे और पूरे पंजाब में 199 पुलिस मुकाबले हुए हैं। ये पुलिस मुकाबलों का जाबिर इतनी बड़ी तादाद में इजाफा क्यों हो गया है? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी कि जेल जाना और फिर जेल से छूट के वापस आना और उसके बाद दोबारा से जराइम की दुनिया में घुस जाना और दोबारा जो है वो जराइम करना शुरू कर देना, बल्कि संगीन जराइम में मुलविस हो जाना। कोई छोटा चोर है तो वो बड़ा चोर बन जाता है, जो चोरी करके जाता है वो उसके बाद डकैती और फिर डकैती से बड़ी डकैती और फिर वो डकैती के दौरान कत्ल और लोगों को ज़ख्मी करने से बाज नहीं आता। ताहम इसकी ये तोजी पेश करना फिर भी काबिल कबूल नहीं है कि ऐसे लोगों को पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाए। लाहौर में इस हवाले से अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 8 माह के दौरान तकरीबन 53 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जो मेरे सोर्सेज के ज़रिए ने यह बताया है। और इस दौरान जो पिछला साल गुजरा 2021 माह, उसके दौरान तकरीबन 15 पुलिस मुकाबले देखने में आए। पंजाब भर में जो है वो 8 माह में 270 और जबकि पूरे पंजाब में पिछले साल 199 पुलिस मुकाबले रिपोर्ट हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 80% पुलिस मुकाबले ऐसे हैं जिनकी जब रिपोर्ट की जाती है कि पुलिस मुकाबला हुआ तो उसके मुताबिक ये होता है कि जो मुल्जिम है उसको दीगर मुल्जिमान की निशानदही और रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि इस दौरान उनके डाकू जो उनके जो साथी हैं उन्होंने फायरिंग कर दी और उनकी ही फायरिंग से वो जो मुल्जिम है वो हलाक हो गया या जख्मी हो गया। तो ये जो है वो असल में नाकस तफ्तीश का जो प्रोसेस है उसको छुपाने के लिए पुलिस मुकाबलों को तरजीह दी जाती है और फिर उसके बाद नाकिश तफ्तीश की वजह से जो सजाओं का तनासुब है वो भी कम है। अगर अच्छा चलान पेश किया जाए और अच्छी सजा हो तो अच्छा जाबिर, यहाँ सवाल ये है कि इन पुलिस मुकाबलों का बहरहाल एक डर तो मुजरिमों पर आ जाता है, जराइम पेश अफराद में, तो क्या इस असना में पिछले 8 महीनों में जराइम में कोई कमी हुई है या जराइम उसके बावजूद बढ़ा है? देखिए, अगर जराइम की मैं बात करूं तो साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि 200 से 250 के करीब जराइम होना और इससे पहले 350 का एक फिगर सामने आता रहा। ये पहले 3 से 4 माह की बात कर रहा हूँ इस साल की, ये पहले 3 से 4 माह जो है वो 350 क्रॉस होता रहा। लाहौर का दिल्ली का जो जराइम का ग्राफ था, मुख्तलिफ किस्म की उसमें वारदातें शामिल थी। चीना चपटी करना, डकैती करना, चोरी करना, मोटरसाइकिल चोरी की बहुत बड़ी वारदातें सामने आई थी। लेकिन इसके हवाले से भी चूँकि जो एंटी व्हीकल स्टाफ है उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा काम किया गया कि कुछ ऐसे जो बड़े ग्रोह थे जो कि गाड़ियाँ चोरी कर रहे थे और यहाँ से बलूचिस्तान और सिंध और उसके बाद केपी के लेकर जा रहे थे, उनको जो है वो ट्रेस किया गया। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल की जो चोरी है उसको रोकने की कोशिश की गई, नाके लगाए गए हैं। इससे थोड़ा सा ग्राफ नीचे ज़रूर आया है, लेकिन ये एक वो प्रोसीजर है जो कि वक्ती तौर पर नज़र आता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब एक टाइम फ्रेम तय हो जाता है या जिस दौरान डॉल्फिन पुलिस या दीगर जो थाने की पुलिस है वो अगर नाका लगाकर खड़ी है तो वो उस दौरान तो शायद जो जराइम पेशा अफराद हैं वो थोड़े से काबू में रहते हैं या जो भी मामला है ग्राफ थोड़ा कंट्रोल रहता है। लेकिन फिर उसके बाद जब सड़कें खाली हैं, रात का वक्त है, कोई चीज़ किसी की गली में उसकी बाइक बाहर खड़ी है, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़े पेश आते हैं। गली के अंदर आकर जो है वो लोगों को जो है वो गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है। और आपको भी इस बात का इल्म है कि 2 महीने पहले मेरे साथ भी ये वाक़या हो चुका है कि घर की दहलीज़ के ऊपर ही जब एक तकरीब में जाने के लिए मैं तैयार था, वह बाहर खड़ा था और 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उन्होंने
गन पॉइंट पर मेरे साथ डकैती की। तो ये वो तमाम मामला हैं जिसको कंट्रोल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें लाहौर में दोबारा हो रही है। लाहौर में पुलिस के चीफ चेंज हुए, डोगर साहब के आने के बाद कहा जाता है जो बड़े एक्टिव होते हैं, क्या वो वाकई को एक्टिव हैं? उसके बाद कोई लाहौर में कुछ चीज़ें चेंज नज़र भी आई हैं या बस वो भी उनका भी शब आते हैं, नज़र बहुत आते हैं, वो मीडिया पे एक्टिव होते हैं इधर उधर, या वाकई कुछ तब्दीली भी है? देखिए डोगर साहब के साथ जो है उनकी टीम में डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर साहब भी मौजूद हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो सीसीपी लाहौर हैं असल में उनका जो फोकस है वो ये है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो जहां पनाह लेते हैं उनको वहां से ट्रेस आउट किया जाए, वो उनके जो पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये किया कि जो टॉप के बदमाश हैं, इश्तियारी हैं, जराइम पेशा अफराद के सरगना हैं, तीफी बट और दीगर कई और जो बड़े नाम है यहाँ अंडरवर्ल्ड लाहौर के, उनके ऊपर जो है वो रेड किए गए। ऐसे तमाम अफराद को और वो तमाम बदमाश अफराद जिनके नाम थानों में दर्ज हैं उनको ये पहले भी उन्होंने अपने दौरे जो सर्विस थी उसमें कहा था कि वो आके थानों में हाज़िरी लगवाएं अपनी और बताएं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और इस दफ़ा फिर ये हुआ कि तमाम 6 डिवीज़न जो है उनकी पुलिस को ये हुक्म दिया गया कि उन बदमाशों को कहा जाए कि वो अपनी हाज़िरी लगवाएं। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नज़र आता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके जो डेरे हैं वही जराइम पेशा अफराद की नर्सरियाँ हैं, वहाँ से लोग जो हैं वो असला भी लेते हैं और फिर जुर्म करने के बाद वो उन्हीं के पास जाकर छुप जाते हैं और इन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है बड़े जो बदमाश हैं उनकी जानिब से, इसलिए उनके खिलाफ एक ऑपरेशन उनकी जानिब से ज़रूर नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी तरफ से जो है वो नज़र फेर लें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लाहौर के अब सराउंडिंग्स में ज़्यादा जराइम पेशा अफराद एक्टिव नज़र आते हैं जो शेखुपुरा वाली साइड से आते हैं, दूसरे कसूर वाली साइड से आते हैं और इन इलाकों से आकर देहाती इलाके से आके शहरी इलाके में आके वारदात करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रोह पकड़े भी हैं। तो इस तरह इन इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाना और फिर उसके बाद जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं ख़ास तौर पे उनका एक अच्छा चलान पेश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो वारदातें हैं वो एक ख़ास किस्म के ग्रोह से ताल्लुक़ रखती हैं और एक ख़ास किस्म का उनका जो है वो काम होता है कि जिसके तहत वो जो है वो वारदात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट आपने बात की है जो जाबिर के असल में मामलात ये है कि स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए जाएँ, उसके बाद उनकी सज़ा का अमल हो तो ही फिर वो मामलात बेहतर हो सकते हैं। नदीम, एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा, पिछले 10 रोज़ से कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं लोग, तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे पहले 2-4 दिन आपने कोई पुलिस को एक्टिव देखा है कि वाकई कोई गश्त भी बढ़ा हो, नाके भी लगाए गए हों, कुछ जो ख़ास जराइम पेशा लोग हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई हों, उनको बुलाया गया, कोई ऐसी एक्टिवनेस देखी पुलिस में आपने? जी, सिवाय लिपसिंग के और सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसों के हमने कोई अमली तौर के ऊपर इकदाम होते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट एडिशनल आईजी कराची जो कराची पुलिस चीफ है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की और एक नई फोर्स का इजाफा तो किया, मगर इसके दौरान जो 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिन 10 शहरियों को कत्ल किया गया डकैतियों के दौरान मज़ाहमत पर, उनमें से एक के भी वर्षा से जाके एडिशनल आईजी कराची ने जाके मुलाकात नहीं की, उनकी दादरसी नहीं की। इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये वाकया जिन जिन थाना जात की सतह के ऊपर रोनुमा हुए हैं उन थाना जात के SHOs को, थानेदारों को अकाउंटेबल करने के लिए भी कोई इकदाम नहीं उठाया गया कि कोई पुलिस में सजा और जजा का निज़ाम राइट किया जाए ताकि जो पुलिस अफसरान हैं उनके अंदर कोई डर खौफ हो कि अगर इस किस्म की वारदातें उनके इलाकों के अंदर रोनुमा होंगी तो यकीनी तौर के ऊपर सीनियर पुलिस की जो कमांड है उसकी जानिब से उनसे बातचीत भी की जाएगी और इस हवाले से सजा और जजा के तहत उन्हें उनके ओहदे से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह के अमली तौर के ऊपर पुलिस की कोई बिल नहीं देगी जो इन वाक़यात के तदारुक के कहीं अमली तौर पर दिखाई दी हो। सिर्फ और सिर्फ लिपसिंग की जाती है, एक और फोर्स का इजाफा कर दिया गया, शाहीन फोर्स बना दी गई, जबकि इससे पहले भी हमने देखा एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स, मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है वो तश्कील दिए गए, मगर वो भी कारगर साबित नहीं हो सके थे। पुलिस के पास ताहाल कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है जिसके तहत कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई जामिया मंसूबा मौजूद हो, कोई मैकेनिज्म ऐसा मौजूद हो जिसके तहत कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम और डकैती की रोज बरोज बढ़ती वारदातें हैं इसका इदराक मुमकिन हो सके। इस हवाले से हमें अमली तौर के ऊपर वजूहात क्या है नदीम, क्या वजूहात हैं?
मतलब उस पर क्या है, क्या ऐसा कोई रॉकेट साइंस है क्या जो आपने पूरी तफसील बताई है पिछले दिनों के वाक़यात में कि वो है सिर्फ लिपसिंग है? क्या वजह है, काम करना नहीं चाह रहे हैं या पुलिस जो है वो जराइम पेशा के पुश्तपनाही कर रही है, या वो कुछ बड़े लोग हैं ताकतवर है कि पुलिस करना नहीं चाह रही है? क्या इसके पीछे वजूहत है? और फिर यहाँ जो हुकूमत है, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत, वो नहीं एक्टिव हो रही है, वो पुलिस से बात पुरस नहीं कर रही कि भाई क्या हो रहा है? आप पुलिस चीफ हैं, कराची में इतनी वारदातें बढ़ गई हैं पिछले चंद दिनों में, इतने कत्ल हो रहे हैं, तो पुलिस के पास कोई तो जवाब होगा ना कि सिर्फ फोर्स के ऐलान से पहले भी तो कुछ कर रहे हैं। जी मुदस्सिर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन अवामिल का आपने जिक्र किया, ये तमाम के तमाम अवामिल इस सारे अमर में कारफरमा हैं। चूंकि सिंध हुकूमत की जानिब से भी इन तमाम मामलात के तदारुक के लिए कोई अमल पुलिस हुकाम से बात फोर्स नहीं की जा रही, और पुलिस का जो अमला है वो उनका फोकस जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर ज्यादा है। यानी ऑर्गेनाइज क्राइम से मेरी मुराद है मंशियात फरोशी के धंधे हैं, इसी तरह से जो है वो गुटखा, मावा और छालिया की स्मगलिंग का। जब नदीम पुश्तपनाही की जा रही होगी तो फिर कैसे पकड़ा जा सकता है? ये अमल सामने है। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद, हमारे नुमाइंदे मौजूद थे कराची से, जाबिर वक्कास आप लाहौर से, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आज एक और अहम मैच है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और आज का मैच भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़ास है क्योंकि एशिया कप का पाकिस्तान का अब नज़रें हैं फ़ाइनल की जानिब, और आज का मैच क्या वाकई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए टफ़ है या फिर पाकिस्तान खासी फॉर्म में? हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पिछले संडे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, कल श्रीलंका ने बड़ा आउट क्लास किया, और अब आज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, मैच को किस तरह देख रहे हैं सर आप? तरीके से अफगानिस्तान ने आगाज लिया था, वो जब राउंड मैच खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका और आउट क्लास किया था उन्होंने। पहले श्रीलंका को 100 रन पे आउट किया था, उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में वो टारगेट चेस कर लिया था। उसके बाद से उनकी कारकर्दगी की ग्राफ में कमी आई। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जब वो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे वहां भी वो डोमिनेट करके खेले थे राउंड मैच में, लेकिन जब सुपर 4 में वो श्रीलंका के खिलाफ खेले तो श्रीलंका ने बआसानी उन्हें शिकस्त दी थी। वहां पे पाकिस्तान टीम एक मैच जीत के आ रही है और अफगानिस्तान की टीम मैच हार के आ रही है, लेकिन किसी खुशफहमी में होने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के स्पिनर्स, खासतौर पे उनके जो नए फास्ट बॉलर हैं, उनका गेंद जो कट हो रहा है, बहुत देखभाल के हमारे इब्तदाई बैट्समैनों को खेलना होगा। आप इंडिया को हरा के आ रहे हो तो लाजमी तौर पे आपका मोरल बहुत मुख्तलिफ होगा, और बहुत सारे माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि कल जब श्रीलंका के खिलाफ इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर इस टूर्नामेंट का मजा खत्म हो गया है, क्योंकि अब इंडिया के चांस तकरीबन फाइनल में पहुंचने के ना होने के बराबर रह गए। लेकिन पाकिस्तान को अपने मैच पे फोकस करना चाहिए, अपने गेम पे फोकस करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ये मैच जीते तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। फिर जो पाकिस्तान जुमे को श्रीलंका से मैच खेलेगा वो बिफोर फाइनल दोनों टीमों के दरमियान एक रिहर्सल साबित हो सकता है, लेकिन आज का मैच मुदस्सिर साहब आसान नहीं है। अच्छा, लेकिन नसीम भाई मैं ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, पाकिस्तान नंबर 1 रिजवान, आज ही रैंकिंग जब चेंज हुई, नंबर 2 बाबर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। 3 मैचेस आपने देखे हैं पाकिस्तान के, वो बाबर जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। आज को देख रहे हैं कि एक अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की इनिंग जो फाइनल तक पाकिस्तान को बिल्कुल क्लीनली ले जा रही हो, बाबर के क्या आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं? मुदस्सिर भाई, ऐसा लग रहा है कि नजर लग गई हमारे बाबर को। कोहली भी कह रहे हैं तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन है, विराट कोहली भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। बाबर इंशाल्लाह आज के मैच में कमबैक करेंगे। आज बाबर का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो अपनी बारी को लंबा लेके देंगे। क्योंकि देखिए, मुजीब या राशिद दोनों में से कोई एक स्पिनर शुरू में आता है और पावर प्ले में गेंद करता है, तो बाबर खेलते ही पावर प्ले। तो एक तो वो जो नए फास्ट बॉलर हैं फरजान, उनको उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम वो मुजीब को भी वही खेलेंगे। रिजवान नंबर 1 हो गए, लाजमी तौर पे उनका मोरल बड़ा होगा। पाकिस्तान का असल मुकाबला पाकिस्तान की बैटिंग और अफगानिस्तान की बॉलिंग से है। हम कितना परफॉर्म करते हैं, टॉस जैसे हम देख रहे हैं अब तक बड़ा क्रूशियल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जिस टीम ने टॉस जीता पहले फील्डिंग की और फिर टारगेट चेस कर लिया। बिल्कुल ऐसा ऐसा बहुत कम देखने में है कि कोई टीम टारगेट बचाने में कामयाब हो गई। और पिछला अभी से नहीं, दुबई शारजा का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो फिर चेस करने वाली टीम मैच जीत रही। तो टॉस की अपनी जगह बहुत अहमियत है,
बाबर इंशाल्लाह आज उनकी नजर उतार के भेजेंगे, देखिएगा बाबर परफॉर्म करेंगे। सही। अच्छा, लेकिन नसीम राजपूत साहब एक चीज़ है, पाकिस्तान, आपने कहा अफगानिस्तान की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की बैटिंग का मुकाबला, लेकिन सर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो खासी रहा मामलात। कभी हसनैन जो हैं वो आ रहे हैं, नसीम कभी वो इंजर्ड हो गए उस मैच में। अब पाकिस्तान की बॉलिंग को ये मैच है, आगे फाइनल तक है, बॉलिंग को बड़ा फोकस करना है, क्योंकि आपने श्रीलंका की भी कल देखी है, टॉप ऑर्डर से लेकर तो नीचे तक हर बंदा बड़ा फास्ट और T20 जो कहते हैं ना क्रिकेट, वो खेलता हुआ नजर आया। तो बॉलिंग भी इस वक्त पाकिस्तान की वो रंग नहीं है जो हमेशा से पाकिस्तान का खासा रहा है। मुदस्सिर भाई, अच्छा आपने ये सवाल किया, इस वजह से कि देखिए सबसे अच्छी खबर तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो इंग्लैंड में चल रहा है उसमें खासी बेहतरी आई है और ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के बाद वो बॉलिंग का आगाज कर देंगे। अब आपने तो लास्ट मैच देखा होगा अगेंस्ट इंडिया, नसीम शाह, एक तो आप लोग कहेंगे आपको उसको पिटाई लग गई तो आप कह रहे हैं कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे। वाकई में अगर जितने भी माहिरीन से बात हुई थी उनका कहना ये था कि नसीम शाह शायद अब भी 100% फिट नहीं थे और उन्हें इंडिया के खिलाफ मैच में उतार दिया गया। ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर वो मुकम्मल फिट नहीं है तो आज के मैच में उन्हें आराम दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास श्रीलंका की सूरत में एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है और फिर फाइनल भी खेलना है। नसीम शाह इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड बने हुए। नसीम शाह को अगर आराम देने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल दे दें, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक टीम में कोई चेंज दिखाई दे नहीं रही है। अगर एक चेंज अगर होती है उसकी भी चांसेस अब तकरीबन ना होने के बराबर रह गए। वो शायद इफ्तिखार की जगह हैदर अली को खिला के ही चेक करेंगे कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में क्या हैदर अली उस निक में है, उस फॉर्म में है कि उनको आगे मैचेस में खिलाया जा सके। लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान सेम टीम के साथ मैदान में उतारे। अब देखते हैं नसीम राजपूत साहब के क्या आज सूरत हाल पाकिस्तान की बनती। बहुत शुक्रिया दिया हमें, और आज मैच का सूरत हाल जो होगी वो भी देखी जाएगी। दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान मैच जीत जाए। एक और ख़बर बड़ी अहम है और वो ये है कि बलूचिस्तान में जहाँ पर गंदम जो एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ है वो तकरीबन 1 करोड़ जो वहाँ पर बोरियाँ वहाँ चाहिए होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो सैलाब की सूरत हाल हुई है, जो तबाही हुई है, बताया जा रहा है कि चंद लाख बाकी रह गई हैं और आगे जो है वो एक बड़ी मुश्किल आने वाली है। आबदा बलोच हमारे नुमाइंदा कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। आबदा, क्या मामला है ये, इस खबर से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो आलिया बारिशें हैं उनकी वजह से जो गंदम है उसका बोराम पैदा हो गया था और जिसके बायस कोयटा की तमाम जो फ्लोर मिल्स है और जो दुकानें हैं वहाँ पर आटे की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। ताम जो डायरेक्टर जनरल जफरुल्लाह बलोच है फूड, उसका यही कहना है कि 1 करोड़ जो वो है बोरी है आटे की, वो बलूचिस्तान की जो है 10 लाख जो है हम दूसरे शहरों से जो है दरामद करते हैं और इस वक्त जो बलूचिस्तान में मौजूद है वो सिर्फ 3 लाख जो है आटा यहाँ पर जो है दस्तियाब है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान की आवाम है उसके लिए काफी कम पड़ता है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शहरियों का यही कहना है कि ये एक मसनूई बोरान है जो पैदा किया गया है, सिर्फ सैलाब का बहाना किया जा रहा है। फंड आते हैं लेकिन वो भी नजर नहीं आते और अभी इस कदर हो गया कि आटे की किल्लत पैदा कर दी। तंदूरों पे जाते हैं तो वो वजन कम कर देते हैं और रोटी की कीमत है वो बढ़ाने का जो है कहा जाता है, उनको भी मुश्किलात है। घरों में जो है आटा दस्तयाब नहीं है, दुकानों पे जाते हैं तो आटे की जो कीमत है वो 1800 से 20 किलो का जो सेला है वो कीमतें भी जो है वो वहाँ पर वो बढ़ गई, तकरीबन 100 रुपए किलो तक आटे की कीमत वहाँ नजर आ रही है। और जो खास बात है कि 1 करोड़ थैले की ज़रूरत वाले सूबे में सिर्फ 3 लाख बाकी रह गया। बहुत शुक्रिया आबदा बलोच, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रही थी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स।
तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।